नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पर जोरदार हमला किया है। बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद बिहार को न्याय नहीं मिला है। मोदी ने कहा कि आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया। वहीं एनडीए की सरकार का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण और खुशहाल बिहार का निर्माण। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार सोलर पावर और एलईडी की बात करती है तो गठबंधन गठबंधन वाले बिहार में लालटेन की लौ जलाना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया। कांग्रेस और आरजेडी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 19 अप्रैल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है। चुन चुन करके इनको साफ करना है। करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपको मेरा एक और काम करना है, घर घर जाकर लोगों को बताएं मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है। लोकसभा चुनावों से पहले आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। गौरव वल्लभ ने इस्तीफा देते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं आहत हूं। खड़गे को लिखे पत्र में गौरव वल्लभ ने लिखा कि मैं जन्म से हिंदू हूं और कर्म से एक शिक्षक हूं। पार्टी के स्टैंड से मुझे हमेशा असहज और परेशान किया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर कई बड़े हमले किए। के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा और मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है। इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, और ये इश्यूज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार उठाए, पार्टी के हर पटल पे इन इश्यूज को मैंने समय समय पर उठाया और बेरोक टोक उठाया, पर जब आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के एक दिन बाद पूर्व सांसद और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। संजय निरुपम ने कहा कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है। संजय निरुपम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी को जूझ रही कांग्रेस पार्टी को A4 साइज का पेपर बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस जंग लगी हुई पार्टी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस को पार्टी के अंदर बैठे भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार शाम संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था। पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है।
और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला पर अभिनेता, राजनेता और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। भाजपा ने बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर अपनी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ नीच कामुक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सिजाद गनी लोन ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 1987 के चुनावों में धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो ये कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ा विश्वास बहाली का कदम होगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिजाद गनी लोन ने कहा कि 1987 के चुनावों में धांधली कश्मीर में पिछले 3 दशकों से अधिक समय से हो रहे खून खराबे का बड़ा कारण है। लेकिन अब जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप भी सवाल नहीं करते हैं। मैंने इतनी बार देखा ना, आप 87 का पूछते हैं। देखिए एक चीज बताओ, जहां तक 87 का सवाल है, I strongly believe that even today, the biggest CBM towards Kashmiri Sufi कि एक FIR लॉन्च हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रिगिंग की। आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडीकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज एंड नो अकाउंटेबिलिटी। वो इंसान नहीं थे क्या? मां के पेट से जन्मे नहीं थे क्या? तुम ऐसा कहने पे don't they matter? Don't those lives matter? Why isn't anybody asking about this? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों नहीं उससे पूछते हो कि 87 का क्या हुआ? Why did violence erupt after 87? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आज अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी की संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष दिलावर मीर ने कहा कि अपनी पार्टी ने अनंतनाग राजौरी सीट से जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर लोकसभा सीट से मोहम्मद अशरफ मीर को अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं अगर बात श्रीनगर लोकसभा सीट की करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने कश्मीर संभाग की इस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। काफी देर से आप इस इंतजार में थे कि अपनी पार्टी से कोई इलेक्शन के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है, उम्मीदवारों के हवाले से। आज हमने फैसला दिया है कि आज अपने उम्मीदवारों का हम ऐलान करेंगे। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को मनहास, जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे हैं।
और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला दिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपने संबंध छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर संभाग में कांग्रेस के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि कुछ दिनों में इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी और जल्दी ही दिल्ली से भी इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गुपकार गठबंधन और इंडिया गठबंधन में शामिल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बने मतभेद के बाद दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बयानबाजी के चलते दोनों क्षेत्रीय दलों में दरार पड़ी है, जिसका सीधा असर आगामी लोकसभा चुनावों पर भी होगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो हैं कैंपेन कर रहे हैं। कल पटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहाँ जहाँ कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने प्रसिद्ध शिक्षाविद और मीडिया कर्मी शरद चंद्र शर्मा को ट्रस्ट का प्रवक्ता नियुक्त किया है। वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री, ट्रस्टियों और सदस्यों ने शरद चंद्र शर्मा के नाम का ऐलान किया। इस अवसर पर महंत रोहित शास्त्री ने कहा कि ट्रस्ट के प्रवक्ता के रूप में प्रोफेसर शरद के शामिल होने से ट्रस्ट की गतिविधियों में और बढ़ावा मिलेगा, वहीं समाज और ट्रस्ट की गतिविधियों के बीच बेहतर संचार भी स्थापित होगा। हम सभी में है उसका भी प्रतिनिधित्व महंत जी करते रहते हैं। तो डुग्गर की और हमारी अपनी जो प्राचीन भारतीय परंपराओं की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन्हें हम आज के समाज के आगे ला सकें, आज के विश्व के आगे ला सकें, खासतौर पर तब जब विश्व हमारी ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। तो ये एक रिसर्जेंट इंडिया का समय और ऐसे में हम अपनी बात को ठीक तरीके से कह पाए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी वो शक्ति बख्शे कि मैं इस दायित्व को ठीक तरीके से निभा सकूं और इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।